मैं ये सब कैसे कर सकती हूँ? भगवान के लिए मेरे साथ ये जुल्म मत करो। मैं भी तो तुम्हारी बेटियों जैसी हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? भगवान के लिए मुझ अनाथ पर रहम करो। गीता की हालत ऐसी थी कि वो समझ ही नहीं पा रही थी कि खुद को इस मुसीबत से कैसे बचाए। वो ये विदाई किसी भी हालत में नहीं चाहती थी, मगर चाचा अड़े थे कि बारात को खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा। उनका दिल पत्थर का बन चुका था। गीता की हालत देखकर भी उनमें जरा भी नरमी नहीं आई। उसका कांपता हाथ उन्होंने सख्ती से झटक कर कहा, जब सब कुछ तय हो चुका है और शादी भी हो गई है तो विदाई भी जरूर होगी। अब दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। उनके इस हुक्म पर गीता फूट फूट कर रोने लगी। जब कोई रास्ता नजर नहीं आया तो उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना करनी शुरू कर दी। हे प्रभु, तू ही सब कर सकता है। मेरे लिए कोई आसान रास्ता निकाल दे। मुझ में अब हिम्मत नहीं बची। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। बारात पहुंच चुकी थी। चारों तरफ शोर शराबा था और गीता जिद पर अड़ी रो रही थी। ऊपर से चाचा ने जो जिम्मेदारी उस पर डाल दी थी, उस पर वो गिड़गिड़ाकर बोली। लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। उसकी हर दुआ और चाचा के सामने रोना गिड़गिड़ाना सब बेकार जा रहा था। बारात दरवाजे तक आ चुकी थी। घर के आंगन में लोग हंगामा मचा रहे थे। सोनी चाची कड़े तेवरों के साथ उसे खींचते हुए अंदर ले गईं और उसके मना करने के बावजूद भारी भरकम लाल लहंगा पकड़ाकर बोली, जल्दी से जाकर बदल लो, अब और देर नहीं हो सकती। अब तक वो लगातार रोते हुए अपनी जिद पर अड़ी थी और बहुत देर कर चुकी थी, मगर अब जरा भी देर बर्दाश्त नहीं थी। सोनी चाची पहले से ही गुस्से में तमतमा रही थी और गीता तो उनसे डरती रहती थी। आज भी उनसे डरकर अपने आंसू पोंछते हुए वो दुल्हनों का जोड़ा पहनने चली गई। सोनी चाची अपनी बात मनवाकर गर्व से गर्दन ऊंची कर मुस्कुरा रही थी। जब उन्होंने गीता को लहंगा पहनकर आते देखा तो तनकर बोली, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। तुम्हारी क्या मजाल कि ऐन वक्त पर हमारा सर नीचा करने की जरूरत करो। अब सब ठीक हो जाएगा। उनके चेहरे पर बड़ी जहरीली मुस्कान थी। गीता अंदर से टूटी हुई थी। वो लगातार रो रो कर थक चुकी थी, मगर कोई उसकी मदद करने वाला ना था। कोई उसके लिए आवाज उठाने वाला ना था। गहरे लाल रंग के लहंगे पर सुनहरे और चांदी के धागों का भारी काम था, जिसे पहनकर उसके नाजुक कंधे और झुक गए थे। भारी बोझ संभालते हुए लड़खड़ाती हुई उसने एक बार फिर हिम्मत की और सोनी चाची से हाथ जोड़कर बोली, चाची, भगवान के लिए ये सब मत करो। मैंने कभी आपकी कोई बात नहीं टाली, लेकिन ये सब मैं नहीं कर पाऊंगी। मुझ पर दया करो। मगर सोनी चाची जरा भी रहम नहीं पड़ी। सख्ती से उसके कंधे पकड़कर झंझोड़ते हुए बोली, ध्यान से सुन लो गीता, तुम्हें हमने बेटियों जैसा मान दिया है, प्यार से पाला पोसा, पढ़ाई लिखाई करवाई, और अब तुम यही करोगी कि इस वक्त हमारा साथ छोड़ दोगी? तुम्हें अच्छी तरह पता है कि इसी में तुम्हारा भी भला है और हमारा भी। तुम्हारे चाचा भले ही एक छोटे व्यापारी हैं, लेकिन रजत खन्ना देश के बड़े बिजनेसमैन हैं। अगर आज तुम पीछे हटी तो जानती हो हमारे साथ क्या होगा? सिर्फ तुम्हारी जिद की वजह से हम सब की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। खन्ना एंटरप्राइजेस से दुश्मनी मोल लेना हमें बर्बाद कर देगा। इसलिए चुपचाप बैठ जाओ और यूं आंसू दोबारा मत बहाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सोनी चाची ने कड़क आवाज में कहा और फिर वहीं खड़ी एक लड़की को बुलाकर हुक्म दिया, 15-20 मिनट में इसे पूरी तरह तैयार कर दो ताकि विदाई में देरी ना हो। इतना कहकर वो कुछ देर के लिए बाहर चली गई। वो लड़की शायद किसी नामी ब्यूटी पार्लर से आई थी। उसने बड़ी निपुणता से अपना काम शुरू कर दिया। दिलीप साहब, जिन्हें चाची ने भरोसा दिलाया था, हॉल का मुआयना करने के बाद ड्रेसिंग रूम में लौट आए, क्योंकि वो जानते थे कि अगर गीता पर लगातार नजर न रखी गई तो वो रोने धोने का ड्रामा करती रहेगी और मेकअप ठीक से नहीं हो पाएगा। ड्रेसिंग रूम में पहुंचकर सोनी चाची ने देखा कि गीता के मोती जैसे आंसू लगातार बह रहे हैं और ब्यूटिशियन बार बार उसे रोने से मना कर रही है। चाची ने अंदर कदम रखते ही उसे गुस्से से देखा और चुप रहने का इशारा किया तो गीता ने अपने आंसू पोंछ लिए। ब्यूटिशियन ने चैन की सांस लेकर फिर से अपना काम शुरू किया। जब तक गीता पूरी तरह से तैयार नहीं हो गई, सोनी चाची वहीं बैठी रहीं और उसे अपनी नज़रों से ओझल नहीं होने दिया। आधे घंटे बाद वो दुल्हन बनकर बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसकी ओर देखकर संतुष्ट होते हुए सोनी चाची ने बाहर से लड़कियों को बुलाया
और कहा कि इसे स्टेज पर ले जाकर बिठाओ। फिर ब्यूटिशियन से बोली, हमारे यहाँ रिवाज है कि दुल्हन का चेहरा सबसे पहले उसका पति ही देखता है, इसलिए इसका घूंघट नीचे कर दो। ब्यूटिशियन ने उनकी बात मानते हुए दुपट्टे को सीने पर फैलाकर पिन लगाया और फिर साइड का पल्लू उठाकर चेहरे पर लटका दिया, जिससे गीता का चेहरा पूरी तरह ढक गया। अब भारी दुपट्टे और माथा पट्टी के बोझ से उसका चेहरा छिप चुका था। फिर दो लड़कियों ने दाएं बाएं से थामकर उसके लहंगे को थोड़ा ऊपर उठाया और उसे धीरे धीरे स्टेज तक ले जाकर बिठा दिया। स्टेज पर राजवीर खन्ना पहले से ही बैठे थे, मगर न जाने क्यों उनका चेहरा बेजार था। वो इधर उधर देख रहे थे। उनके बगल में बैठी दुल्हन की मौजूदगी ने भी उनके चेहरे की बेरुखी को कम नहीं किया था। मिसेज खन्ना स्टेज पर आते हुए बोली, वाह, मेरा बेटा तो बहुत ही स्मार्ट लग रहा है। आओ बेटे, अपने चेहरे की ये उदासी हटाओ और जरा स्माइल करो। फोटो सेशन के लिए फोटोग्राफर आ चुका है। मैं नहीं चाहती कि तुम अपनी जिंदगी के इन खूबसूरत लम्हों में ये बिगड़ा हुआ चेहरा बनाए रखो। बाद में जब इन तस्वीरों को देखोगे तो पछताओगे। राजवीर खन्ना ने ठंडे लहजे में अपनी माँ को बहुत कुछ जता दिया, जिस पर वो चुप हो गई, मगर फिर मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं, मेरा बेटा तो हर मूड में अच्छा लगता है। आज का दिन बहुत खास है। तुम्हारी किसी भी बात पर मैं बुरा नहीं मानूंगी और ना ही तुम्हारी जिद मानूंगी, मिसेज खन्ना ने जिद्दी लहजे में कहा। मगर रजत खन्ना ने हाथ से इशारा करके बीवी को चुप कराया और फोटोग्राफर को कुछ हिदायतें देते हुए जल्दी से कुछ तस्वीरें खिंचवा दी। फिर उन्होंने फोटोग्राफर को विदा कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मामला बढ़े और हॉल में बैठे मेहमान उनकी तरफ ध्यान दें। इस सब के दौरान गीता आंसू रोकने की कोशिश कर रही थी। उसे अपनी मजबूरी बहुत तकलीफ दे रही थी। खाना खाने के बाद और रस्में निभाने के लिए देर तक रुकने के लिए भी रजत खन्ना राजी नहीं हुए। वो समझ रहे थे कि उनका बेटा बहुत देर से सब्र करके बैठा है और थक चुका है। इससे पहले कि राजवीर गुस्से में कुछ कर बैठे, उन्होंने जल्दी वापसी का कह दिया। उन्होंने रस्मों का बहाना बना दिया। दिलीप साहब भी उनकी बात समझ गए और सिर हिलाते हुए बोले, कोई बात नहीं, हमारी तरफ से भी कोई खास रस्म नहीं है। अगर आपकी तरफ दूध पिलाई जैसी रस्में नहीं होती तो हमें कोई एतराज नहीं। गीता आपकी अमानत है, जब चाहो ले जाओ। विदाई की बात सुनकर गीता का आखिरी सहारा भी टूट गया। वो चाहती थी कि शायद आज की रात उसकी विदाई टल जाए, लेकिन अब वो बुरी तरह मायूस हो चुकी थी। जब वो विदा हो रही थी तो चाचा आशीर्वाद देने के बहाने उसके पास आए और उसके कान में हिम्मत तोड़ने वाली बातें कह दी। गीता मजबूरी में चुप रही और दिल ही दिल में भगवान से हिम्मत मांगते हुए तमाम डर और आशंकाएं और तानों का बोझ लेकर राजवीर खन्ना के साथ ससुराल आ गई। खन्ना विला पहुंचकर उसका बहुत शानदार अंदाज में स्वागत हुआ। घर के अंदर दाखिल होने से पहले मेन गेट पर कलश पर पैर लगवाया गया और थाल में पैर रखवाकर उसके पैरों की छाप ली गई। इसके बाद उसकी नज़र भी उतारी गई ताकि उसे कोई भी दिक्कत ना हो। गीता हैरान थी। उसने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था, ना उसने घर में ऐसी कोई पूजा देखी थी, लेकिन वो इस वक्त कुछ कह नहीं सकती थी, इसीलिए चुपचाप सब रस्में निभाती रही। उधर राजवीर खन्ना पूरी रस्मों के दौरान ऐसा मुंह बनाकर बैठा था जैसे सारी दुनिया से नाराज हो। रजत खन्ना अपने बेटे की नाराजगी देखकर मुस्कुरा रहे थे। उन्हें यकीन था कि वक्त के साथ राजवीर अपनी पत्नी को दिल से कबूल कर लेगा। यही वजह थी कि उन्होंने अपने बराबरी के बड़े खानदान से लड़की नहीं चुनी थी, बल्कि एक सादे और अच्छे घराने की लड़की लाकर बेटे की शादी की। उन्हें लगा था कि ऐसी लड़की बेटे के अकेलेपन को मिटाने में मदद करेगी। अगर वो किसी अमीर और घमंडी खानदान से लड़की लाते तो शायद आज ये हालात और भी खराब होते। गीता देर तक सबके बीच बैठी गर्दन झुकाए रही। उसकी कमर तकलीफ से टूट चुकी थी और चेहरा थकावट से भरा था। ये देखकर मिसेज खन्ना आगे बढ़ी और अपनी बहू से प्यार से बोली, क्या हुआ बेटा, तबीयत ठीक है? उनके पूछने पर राजवीर खन्ना ने भी सरसरी नजर अपनी बीवी पर डाली और फिर लापरवाही से मुंह फेर लिया। गीता ने हिचकिचाते हुए कहा, जी मैं ठीक हूँ, बस थकान हो रही है। ओह सॉरी बेटा, तुम तो बहुत नाजुक हो। ये भारी लहंगा और ज्वेलरी की वजह से ही तुम्हें थकान हो रही होगी। मुझे पहले क्यों नहीं ध्यान आया? मिसेज खन्ना ने प्यार से कहा और अपनी भतीजियों को आवाज दी, लड़कियों अब सब शोर शराबा बंद करो, पहले अपनी भाभी को कमरे तक छोड़ आओ
ताकि वो आराम कर ले। फिर वो खुद किचन की तरफ चली गईं ताकि गीता के लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम कर सकें। गीता कमरे में पहुंचकर और भी घबराई हुई थी। उसके मन ही मन में वो भगवान से मदद मांग रही थी। कुछ देर के बाद मिसेज खन्ना फल और दूध लेकर कमरे में आईं। उन्होंने कहा, मुझे पता है बेटा, शादी की भाग दौड़ और मायके छोड़ने का दुख, इन सब वजह से तुमने शायद कुछ खाया ही नहीं। इसी वजह से तबीयत ढीली लग रही है। लो, पहले ये दूध पी लो, तबीयत बेहतर लगेगी। गीता सच में भूखी थी क्योंकि दोपहर से उसने कुछ नहीं खाया था। मिसेज खन्ना का ये प्यार देखकर उसकी आंखें नम हो गईं, मगर उसने नजरें चुराईं और दूध पी लिया। इस घर में आने के बाद से हर कोई उस पर बहुत ध्यान दे रहा था, जिससे वो और भी शर्मिंदा महसूस कर रही थी। कुछ देर मिसेज खन्ना उससे बातें करती रही और फिर उसे आराम करने का कहकर चली गईं। उनके जाते ही गीता ने बिस्तर पर टेक लगाई और आंखें मूंद लीं। तभी दरवाजे की आहट हुई। वो डर गई और सीधे बैठ गई। कमरे में दाखिल होने वाला शख्स राजवीर खन्ना ही था। उसने दरवाजा बंद किया और धीरे धीरे बिस्तर की तरफ आया। गीता का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। राजवीर बिस्तर के पास बैठा और गहरी सांस लेकर बोला, मुझे अपने बेड पर किसी और का होना पसंद नहीं। सामने सोफा है, तुम वहां आराम से सो सकती हो। उसकी बात सुनकर गीता को अजीब सी राहत भी मिली। उसने चुपचाप सिर झुकाया और सोफे पर जाकर बैठ गई। राजवीर को उसकी इतनी आज्ञाकारिता देखकर हैरानी हुई, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। फिर वो फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद वो हाथ में एक कंबल लेकर आया और सोफे पर रख दिया। फिर गीता को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए लाइट बंद की और खुद बेड पर लेट गया। सोफे पर बैठी गीता सिसकियों को दबा रही थी। फिर सर तक कंबल खींचकर बेचैनी से करवटें बदलने लगी। काफी देर तक रोते रोते वो थक गई तो आखिरकार गहरी नींद में डूब गई। सुबह उसकी आंख मंदिर की घंटियों की आवाज पर खुली। वो झटपट उठी, वॉशरूम में जाकर हाथ मुंह धोया और बाहर जाकर पूजा करने की जगह उसने वहीं कमरे में ही पूजा करने का इरादा किया। लेकिन जब उसने चारों तरफ देखा तो उसे कहीं भी मंदिर या भगवान जी दिखाई ही नहीं दिए। मजबूरन गीता वहीं कमरे में ही पूरब दिशा की तरफ हाथ जोड़कर बैठ गई और उसने पूरे ध्यान से भगवान को याद करना शुरू किया। लेकिन जैसे ही उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना करना शुरू की तो परेशानी और तकलीफ की वजह से वो कांप उठी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपने लिए क्या मांगे। कुछ देर सोचकर जो प्रार्थनाएं उसके मन में आईं वो मांगने लगी और बेबसी से उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। काफी देर रोने के बाद उसका दिल थोड़ा हल्का हुआ तो चेहरा धोकर वापस कमरे में लौटी। सामने पड़े राजवीर खन्ना पर नजर पड़ी तो झट से नजरें चुराकर फिर से सोफे पर जाकर बैठ गई। उसी पल से उसकी परेशानियों का सिलसिला शुरू हो गया। एक बात जिस पर वो पूरी तरह से यकीन कर चुकी थी वो ये कि राजवीर उससे दूर दूर भागता था। अगली सुबह सोनी चाची का फोन आया तो सवालों की झड़ी लगा दी। सब ठीक चल रहा है ना? राजवीर को शक तो नहीं हुआ? तुमने राजवीर को कुछ बताया तो नहीं? और देखो, कभी उसको असलियत का अंदाजा मत होने देना। उससे रिश्ते अच्छे रखो ताकि जल्दी से जल्दी तुम अपना काम कर सको। उसके दिल में जगह बनाओ, ऐसा कि वो तुम्हारे प्यार में पागल हो जाए और तुम्हारे इशारों पर चलने लगे। काफी देर तक समझाने और सवाल करने के बाद सोनी चाची ने फोन दिलीप चाचा को पकड़ा दिया। उन्होंने भी वही बातें दोहराई। कहा कि जल्दी से जल्दी फाइल पर उसके साइन करवाने हैं। गीता ने डरते डरते कहा, चाचा, आप जानते हैं असलियत क्या है। मैं कैसे उनसे रिश्ते बेहतर करूं? ये नामुमकिन है। इस पर दिलीप चाचा गुस्से से बोले, तुम इतनी बेवकूफ क्यों हो? कितनी बार समझाया है कि किसी भी तरह राजवीर से साइन करवाने हैं, उसके बाद चाहे लौट आना। बस जितना कहा है उस पर अमल करो। उनके लहजे पर गीता चुप हो गई और आंसू आंखों से छलकने को तैयार थे। उसने मुश्किल से अलविदा कहा और कॉल काट दी। वो परेशान होकर सिर पकड़कर बैठ गई। जो चाचा उससे चाहते थे वो इन हालात में नामुमकिन था। वो किसी भी तरह चाचा चाची की बात नहीं मान सकती थी। वो राजवीर से दूर रहना चाहती थी और ये सही भी था, मगर ये बात वो किससे कहती? चाचा को उसकी जरा भी परवाह नहीं थी कि वो कैसी जिंदगी जी रही है। उन्हें बस अपना मतलब निकालना था। तो क्या वो सारी उम्र ऐसे ही मजबूरी का खेल खेलती रहेगी?
वो तो चाहकर भी राजवीर के साथ खुशहाल जिंदगी नहीं बिता सकती थी। वो जल्द से जल्द इस घर से और इन लोगों से दूर जाना चाहती थी। अपनी बेबसी पर वो बहुत रोई। काश वो यतीम ना होती तो उसकी किस्मत में इतनी जिल्लत ना आती। कुछ दिन इसी तरह एक दूसरे से कतराते हुए निकल गए। एक दिन राजवीर मानसिक दबाव की वजह से बीमार पड़ गया। डॉक्टर ने पूरा आराम और टेंशन से दूर रहने की सलाह दी। तब मिसेज खन्ना ने गीता से कहा, अब तुम राजवीर की पत्नी हो, तुम्हारे रहते उसे सुकून मिलना चाहिए था। गीता का दिल भर आया। मिसेज खन्ना ने प्यार से कहा, मैं जानती हूँ गीता, ये वक्त तुम्हारे लिए मुश्किल है और उसके रवैये की वजह से तुम में अभी तक हिम्मत नहीं आई होगी उसके करीब जाने की। फिर भी मैं तुमसे उम्मीद रखती हूँ कि तुम अपने प्यार और अपनेपन से उसे इस तरह के हालातों से निकाल लोगी। तुम बहुत समझदार हो, हमें तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। तुम ही हमारे बेटे को जिंदगी की ओर वापस ला सकती हो। उनके विश्वास पर गीता चुप रह गई। वो कहना चाहती थी कि उससे इतनी उम्मीद मत रखें, मगर उसके होठों पर ताले लग गए। उसने बस सिर हिलाया और वादा किया कि वो राजवीर का पूरा ख्याल रखेगी, और उसने ये बात अपने काम से भी साबित कर दी। दिन रात उसने राजवीर की सेवा की, दवाई, आराम, खान पान, हर चीज का पूरा ध्यान रखा। हालांकि अभी भी उसने उससे दूरी बनाए रखी थी। गीता की सच्चाई और निस्वार्थ देखभाल ने राजवीर का दिल पिघलाना शुरू कर दिया। उसका मन मानने लगा कि गीता सच में अलग है। वो रूबी की जैसे बिल्कुल भी नहीं है। उसे याद आया कि कॉलेज के दिनों में रूबी उसकी क्लास फेलो थी, जिससे उसे काफी गहरा इश्क हो गया था, और यूनिवर्सिटी में एडमिशन के साथ ही उसने रूबी से शादी भी कर ली थी। मगर रूबी बड़ी ही लापरवाह और स्वार्थी लड़की थी। उसे राजवीर के जज्बात की कोई भी फिक्र नहीं थी। उसका कभी दिल करता तो बड़े ही खुश दिल होकर वो उसके साथ स्वर शादी निभाती थी, मगर उसका दिल नहीं करता तो कमरा बंद करके वो दिन भर अकेली पड़ी रहती, या फिर अपनी यूनिवर्सिटी की सहेलियों के साथ घूमने फिरने के लिए निकल जाती। उसके आने जाने की टाइमिंग में उसे राजवीर की इजाजत की कोई भी अहमियत नजर नहीं आती थी। उसे राजवीर से कोई मतलब भी नहीं था। सिर्फ और सिर्फ वो उसके पैसे को अपनी तरफ खींचना चाहती थी। धीरे धीरे उसके दिल से राजवीर की मोहब्बत झाग की तरह बैठ गई, और हेमंत के साथ उसका मेल जोल और भी ज्यादा पड़ने लगा था। और इस तरह कुछ महीने के अंदर ही रूबी राजवीर की सच्ची मोहब्बत को उसके मुंह पर मारते हुए हेमंत के साथ उसके अपार्टमेंट में शिफ्ट हो चुकी थी। उसकी असलियत खुलते ही राज भी टूटकर बिखर गया, और फिर जब मोहब्बत की पट्टी आंखों से उतरी तो उसे रूबी का बीते वक्त का व्यवहार भी धीरे धीरे समझ में आ गया, जो पहले दिन से ही उसके साथ बिल्कुल अलग नहीं था। रूबी लंदन में पली बड़ी आजाद हवा में घूमने फिरने वाली लड़की थी, जिसे सिर्फ पैसा और आजादी ही चाहिए था। वो एक लड़के के साथ टिक कर घर बसाने वालों में से नहीं थी। राजवीर से शादी करने की वजह भी यही थी कि एक तो वो बहुत ही ज्यादा देखने में हैंडसम था, और फिर साथ में पैसे वाला भी था। रूबी को राजवीर अंग्रेज लड़कों की जगह ज्यादा पसंद आया था, और वो राजवीर से सिर्फ दोस्ती और अपने रिश्ते को बढ़ाना चाहती थी, ताकि टाइम पास कर सके और उसके खर्चे पर ऐश भी कर पाए। मगर इधर राजवीर उस लड़की के इश्क में सच में गिरफ्तार हो चुका था। इसीलिए बड़ी मुश्किल से मना कर उसने रूबी से शादी की। लेकिन शादी के कुछ ही वक्त रूबी ने थोड़े बहुत ही सही लम्हे राजवीर के साथ गुजारे, मगर उसके बाद अपनी आदतों के हाथों मजबूर होकर वो किसी नए मर्द की तलाश में निकल खड़ी हुई। और इधर राजवीर उसे आजाद ख्याल वाली लड़की समझकर सब कुछ बर्दाश्त करता रहा। वो नहीं जानता था कि वो इन कुछ महीनों के दौरान भी कई लड़कों के साथ काफी गहरे रिश्ते रख चुकी थी। लेकिन अब जब वो उससे अलग हुई तब उसके सभी राजों से भी पर्दा उठ चुका था, क्योंकि रूबी ने अब खुलकर उसके सामने कहा था कि मैं किसी एक के साथ हमेशा बंद कर नहीं रह सकती। मुझे अब तुम में कोई भी इंटरेस्ट नजर नहीं आता है। मुझे अब हेमंत पसंद है, और इसीलिए मैं तुमसे आज़ादी चाहती हूँ। कुछ इस समय के बाद हेमंत को भी उसने यही कहा कि वो किसी और लड़के जॉन के साथ जा रही है, और उसके बाद ही राजवीर से मुलाकात होने पर हेमंत ने गुस्से में उसे सब कुछ बता दिया था। ये सब सुनने के बाद तो राजवीर के दिल से औरत को लेकर भरोसा पूरी तौर पर खत्म हो चुका था। उसे अब अपनी माँ के अलावा दुनिया की हर औरत और हर लड़की बेवफा और बदकिरदार नजर आने लगी थी।
और यही वजह थी कि वो दोबारा कभी किसी से शादी नहीं करना चाहता था। मगर रजत खन्ना और मिसेज रमोला खन्ना अपने इकलौते बेटे को इस तरह उजड़ी हालत में नहीं देख सकती थी। पहले तो उन्होंने उसे समझाने और मनाने की बहुत कोशिश की कि दुनिया की हर लड़की एक जैसी नहीं होती, मगर जब राजवीर अपनी जिद पर कायम रहा तो मजबूरन उन्होंने फैसला किया कि किसी अच्छे घराने की सादी सुलझी लड़की को अपने बेटे की जिंदगी में शामिल करना चाहिए, ताकि वो मान जाए कि कई लड़कियां बहुत वफादार और अलग भी होती हैं। इसके लिए उन्होंने अपने बराबर वालों में लड़की ढूंढने की बजाय खुद से कम हैसियत वाले लोगों में लड़की तलाश करने की जिम्मेदारी एक रिश्ता करवाने वाली औरत को सौंपी। 2-3 लड़कियों के घर मिसेज रमोला पूरी उम्मीद से गईं, मगर हर लड़की और उसके पेरेंट्स की नज़र में लालच देखकर वो मायूस हो गईं। उसी समय दिलीप रॉय अपने डूबते कारोबार को बचाने के लिए हर तरफ हाथ पैर मार रहे थे। वे कोशिश कर रहे थे कि किसी बेहतरीन बिजनेसमैन के साथ साझेदारी कर सकें। अपने जैसे बड़े बिजनेसमैन उनसे साझेदारी करने पर तैयार नहीं थे और बड़ी कंपनियों में भी उनकी डूबती हुई कंपनी में बिना वजह हिस्सा लेने पर कोई तैयार ही नहीं था। दुनिया का नियम रहा है कि बिना किसी जरूरत के कोई इंसान किसी दूसरे के काम नहीं आता। एक कारोबारी दावत में दिलीप रॉय अपनी भतीजी के साथ शामिल हुए। वहां मिस्टर और मिसेज खन्ना से मुलाकात हुई। बातों बातों में दिलीप ने अपने कारोबार में साझेदारी की इच्छा जताई, जबकि मिसेज रमोला खन्ना उनके साथ मौजूद सादी और घबराई हुई गीता की बातें कर रही थी। उन्होंने गीता की सुलझी हुई तबीयत का अंदाजा लगा लिया। रजत खन्ना से बात करने के बहाने वो एक तरफ हुई और फिर बोली, मेरी बात सुनिए, हमारे बेटे राजवीर के लिए ये लड़की गीता कैसी साबित हो सकती है? इसके चाचा की परेशानी में हम मदद कर दें तो हमारे पास पैसे की कमी नहीं आएगी, बल्कि हमारे नाम की वजह से दिलीप रॉय का कारोबार तरक्की करेगा और बदले में वो हमें अपनी भतीजी का रिश्ता देंगे। वो इनकार नहीं करेंगे। मेरा ख्याल है साझेदारी और रिश्तेदारी दोनों पर बात कर लेनी चाहिए। मिसेज खन्ना की बात सुनकर रजत खन्ना ने लड़की को देखा और फिर अपना कार्ड दिलीप साहब को थमा दिया। बाकायदा तौर पर मुलाकात के लिए दावत दे डाली और कुछ दिनों के बाद दिलीप साहब उनके ऑफिस में मौजूद थे। साझेदारी पर बात करने से पहले रजत खन्ना ने साफ शब्दों में कहा, हम रिश्तेदारी की वजह से साझेदारी के लिए तैयार हैं। हमें अपने इकलौते बेटे के लिए आपकी उस बेटी का रिश्ता चाहिए जो उस रोज आपके साथ थी। दिलीप रॉय ने थोड़ी सी पेशकश के बाद सोचने के लिए वक्त मांगा, मगर 3 दिन बीत जाने के बाद भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मिसेज खन्ना परेशान हो गई। शायद हमने जल्दबाजी कर दी। बेटी का मामला है। अब शर्तों और हालात के साथ रिश्ता मांगने पर वे लोग परेशान हो गए होंगे। मिसेज खन्ना ने अपने पति के सामने अपनी राय रखी तो रजत खन्ना ने कंधे उचका दिए और बोले, हो सकता है, मगर जब ये बात हो चुकी है तो अब हमारे पास सब्र करने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। 1 हफ्ते के बाद बिल्कुल गैर मतलब दिलीप रॉय ने खुद ही रजत खन्ना से बात की और गीता का रिश्ता देने का इरादा जाहिर किया। तब रजत खन्ना के दिल में ये भरोसा हुआ कि जरूर दिलीप रॉय ने पहले चुपचाप अपनी तरफ से सब जांच परख कर ली होगी। बेटियों के मामले वाकई संवेदनशील होते हैं, लेकिन सच तो ये था कि पूरा हफ्ता किसी और मकसद के लिए लिया गया था। ये सिर्फ दिलीप रॉय और भगवान ही जानते थे। रिश्ता तय होने के बाद झटपट शादी और विदाई के लिए 2 महीने बाद का दिन तय हुआ ताकि दोनों तरफ तैयारी हो सके। मिसेज खन्ना ने साफ कह दिया था कि हमें आप लोगों से कोई दहेज नहीं चाहिए, बस हमारी बेटी हमें सौंप दो, हमारे घर में सब कुछ है। और फिर वो 2 महीने भी फटाफट से गुजर गए। गीता की शादी के बाद राजवीर उसे अपने कमरे तक लेकर आया। सबके सामने सब कुछ सामान्य लग रहा था, क्योंकि मिसेज एंड मिस्टर खन्ना के सामने कोई भी बात खुलकर नहीं आई थी। पहले दिन गीता को सोफे पर सोने का आदेश मिला था। उसके बाद वो बेड के पास कभी नहीं गई। उसने अपनी जिंदगी को बस उस सोफे तक सीमित कर लिया था। घर के कामों के लिए नौकर मौजूद थे, लेकिन गीता अपने पति के छोटे मोटे काम खुद संभालती और कभी शिकायत नहीं करती थी। पहले राजवीर खन्ना उसकी खूबियों पर ध्यान नहीं दे पाए थे, लेकिन जब बीमार पड़कर गीता बिना किसी मजबूरी के सेवा में लगी तो राजवीर खन्ना उसकी वफादारी देख खुश हो गया। धीरे धीरे उसकी तबीयत भी बेहतर होती गई। उसने महसूस किया कि जब भी वो गीता के करीब आता
वो झिझकती और पीछे हटती। एक दिन गीता बाथरूम से नहाकर निकली। बाल नम थे और वो ब्रश कर रही थी। उसे पता नहीं था कि राजवीर कमरे में मौजूद था। वो सोफे से दुपट्टा उठाने के लिए बाहर आई। काले घने बाल कमर तक बिखरे हुए, चेहरा दमकता हुआ और बड़ी आंखों के साथ वो बिल्कुल किसी तस्वीर के जैसी दिख रही थी। राजवीर उसकी सुंदरता को देखकर मुस्कुराया। ऐसा नहीं है कि राजवीर किसी खूबसूरत लड़की का शौकीन था। गीता खूबसूरत थी, लेकिन राजवीर के साथ उसका रिश्ता सिर्फ एक मामूली दोस्ती के जैसा ही था। ये सब कुछ सोचते सोचते ही राजवीर कब उसके प्यार में पड़ गया, उसे पता ही नहीं चला। हालांकि वो अपनी इस बेवकूफ़ी पर खुद पर भी बहुत नाराज था कि वो दोबारा किसी औरत को अपनी जिंदगी में आने की इजाजत दे रहा है, जबकि उसने खुद से वादा किया था कि वो ऐसा कभी भी नहीं होने देगा। राजवीर खन्ना का सामना उस लड़की से हुआ जिसे उसके पिता ने मर्जी के खिलाफ उसकी जिंदगी में जबरदस्ती लाया था। फिर भी गीता अपनी सेवा और वफादारी की वजह से राजवीर खन्ना को खुश कर रही थी और उसे खुद भी इसका एहसास नहीं था। सोफे से झुककर दुपट्टा उठाते वक्त गीता को महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने जल्दी से दुपट्टा अपने चारों ओर लपेटा और माफी मांगी। सॉरी, मुझे लगा कि आप कमरे में नहीं हैं। उसके शर्माने पर राजीव की मुस्कान और गहरी हो गई। वो बेड से उठकर गीता के पास आया। गीता के इरादों को भांपते हुए राजवीर ने उसकी कलाई थाम ली। गीता बाहर जाने की कोशिश करने लगी, लेकिन राजवीर ने उसे रोका। उसकी मजबूत पकड़ को छुड़ाने के लिए गीता लगातार कोशिश कर रही थी और हलकान हो रही थी। राजवीर उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे कि अचानक राजवीर ने अपने हाथ पर नमी महसूस की और हैरान हो गए। ये गीता के आंसू थे। वो सिसक रही थी। राजवीर ने उसकी हालत देखकर सोचा कि पहली रात गीता ने जो रवैया रखा था उसे वो भूल नहीं पाएंगे। फिर गीता कमरे से तेजी से बाहर चली गई। उसने कोशिश की कि राजवीर खन्ना के होने के बावजूद उसके करीब ना जाए। रात को भी देर तक कमरे से बाहर रहकर वो सोने का इंतजार करती रहती। इस वजह से राजवीर बहुत परेशान हो रहे थे। रजत खन्ना और मिसेज खन्ना भी सब कुछ महसूस कर चुके थे। राजवीर समझ नहीं पा रहे थे कि पहले गीता के साथ कोई भी रिश्ता खुलकर नहीं था, लेकिन अब जब वो सब फासले मिटाना चाहते थे, गीता क्यों दूर भाग रही थी। उस वक्त गीता अपने चाचा के दबाव से भी ज्यादा सतर्क थी। उसकी हर एक एक्टिविटी को महसूस करके राजवीर को ये लगा कि गीता मायके जाने का शौक नहीं रखती, फोन पर भी कम बात करती है और उनके घरवाले भी उससे मिलने नहीं आते। कई बार राजवीर ने गीता को अपने चाचा के सामने उलझन में देखा। हर बार जब राजवीर गीता को पकड़ते और बात की तह तक जाने की कोशिश करते, गीता माहिर तरीके से बात को इधर उधर घुमा देती। ऐसा लग रहा था कि वो अपने मामलों को राजवीर के साथ डिस्कस नहीं करना चाहती। शायद उसके घर में कोई परेशानी थी। राजवीर खुद भी हर वक्त उलझन में रहते। एक दिन मिसेज खन्ना ने उसे पास में बैठाकर पूछा, बेटे क्या हुआ, तुम क्यों परेशान लग रहे हो? राजवीर खन्ना बोला, कुछ नहीं मम्मा, बस गीता का रवैया उलझा रहा है। कभी वो बेहतरीन जीवन साथी लगती है, कभी अजनबी के जैसी। मैंने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो मेरी बात को ज्यादा अहमियत ही नहीं देती। मुझे लगता है कि कोई तो बात है जो हमसे छुपाई जा रही है। ये कहते हुए राजवीर खन्ना के दिमाग में गीता का फाइल लेकर बेचैनी से घूमना याद आया, जो राजवीर खन्ना ने कई बार देखा था। लेकिन जब पूछा तो गीता ने सख्ती से जवाब दिया, आपको गलतफहमी हुई। मैं किसी परेशानी में नहीं हूँ, ना ही कोई ऐसी बात है जिससे आपको परेशान होना पड़े। राजवीर को गहरी सोच में डूबा देखकर मिसेज खन्ना और रजत उसी वक्त कमरे में दाखिल होते हैं। रजत खन्ना भी गुस्से में पलटा और फौरन दिलीप राय को फोन किया। दिलीप, मैंने तुम्हारे कारोबार में शेयर सिर्फ इसलिए खरीदे थे कि तुम हमारे बेटे के रिश्तेदार हो। सबसे बड़ी बात ये कि तुमने हमें भरोसा दिलाया था कि तुम्हारी भतीजी की तरफ से हमें किसी भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैं पहले ही राजवीर के अतीत के बारे में सब बता चुका था। मैं चाहता था कि एक समझदार और मोहब्बत करने वाली लड़की हमारे बेटे की जिंदगी में आए, ताकि वो अपने गम को भूलकर नई शुरुआत करे। मगर तुम्हारी भतीजी का रवैया ऐसा है कि हमारा बेटा उलझन में पड़ गया। अब जब वो खुद तुम्हारी भतीजी की तरफ झुक रहा है, फिर भी वो अजनबी जैसे बर्ताव क्यों कर रही है? क्या मैं पूछ सकता हूँ? रजत खन्ना के ठंडे लहजे में शक साफ झलक रहा था।
जिसे दिलीप रॉय ने महसूस किया और दांत कचकचाते हुए बोले, वो थोड़ी घबराई हुई है, बहुत शर्मीली है। मैं खुद उससे बात करता हूँ, तुम परेशान मत हो। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। दिलीप रॉय ने कॉल खत्म किया, फिर गीता को कड़क झाड़ पड़ी। गीता पहले अपनी सफाई में बोलती रही, मगर फिर रोते हुए बोली, चाचू, आप जानते हैं मेरा रवैया राजवीर के साथ ऐसा क्यों है? मैं आपकी खातिर ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्यों मुझे इस हालात में डालना चाहते हो? सोनी चाची ने उसे समझाया। बस एक फाइल के साइन होने तक सब्र करो। तुम जानती हो मैं मजबूर हूँ। अगर कारोबार में इतने मसले ना होते तो कभी भी तुम्हें इस मुश्किल में ना फंसा देते। लेकिन गीता रोते हुए बोली, कैसा पति और किसकी पत्नी? आप लोग जानते हैं मैं इस सब की मालिक नहीं हूँ। मुझे किसी गैर मर्द से बात तक पसंद नहीं। आप लोग मुझे एक गैर मर्द के साथ कमरे में रहने पर मजबूर कर रहे हैं। भगवान से डरें। आप मुझसे क्या चाहते हो? मैं स्वार्थ की खातिर गुनाह क्यों करूं, जबकि मैं पहले ही गुनाहों में फंसी हूं। दिलीप उसकी बातें खामोशी से सुनते रहे। गीता ने गैर मर्द शब्द कहा था, जबकि वो पहले ही 2 खानदान की मौजूदगी में शादी करके लाई गई थी। ये सोचकर राजवीर उलझन में पड़ गया। कुछ दिन सब्र और धैर्य से गुजारे, फिर रजत खन्ना भड़क उठे और बेटे से बोले, हमने तुम्हारी जिंदगी की वीरानी खत्म करने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया था और तुम्हारी पत्नी तो अच्छी लग रही थी, मगर उसकी बेवजह जिद्दीपने ने मुझे मजबूर किया कि हम उसे उसके चाचा के पास भेज दें। राजवीर ने फैसला किया, उन लोगों से बात करने की जरूरत नहीं है। मैं अभी तक गीता और उसकी हकीकत को नहीं जान पाया। मैं उसके यहाँ से जाने के पक्ष में नहीं हूँ। उसकी हर परेशानी मैं खुद देखूंगा। अगर फिर भी मसला नहीं सुलझा तो मैं आपको बताऊंगा और फिर फैसला आपके हाथ में ही होगा। राजवीर पूरी सच्चाई जानने का इंतजार कर रहा था। दूसरी तरफ रजत खन्ना ने दिलीप रॉय की असलियत जानने के लिए अपना एक बंदा लगाया। कुछ दिन बाद राजवीर खन्ना ने फाइल गीता से ली। फाइल खोलते ही उसके दिमाग का दही हो गया। उसमें 1 या 2 नहीं बल्कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स थे, जिनमें दिलीप रॉय 20 से 30 शेयरों का मालिक बनना चाहता था। अगर राजवीर उस फाइल पर साइन कर देता तो दिलीप रॉय के लिए मुफ्त में फायदा हो जाता। लेकिन ऐसा तभी संभव था जब गीता तेज तर्रार होती और राजवीर को संभालने का हुनर जानती। मगर वो सच में सादा और शरीफ थी। वो तो अब तक राजवीर से खुलकर बात तक नहीं कर पाई थी। राजवीर गुस्से में फाइल पढ़ते हुए बैठा था। तभी गीता तेज कदमों से कमरे में आई। राजवीर ने कदमों की आहट सुनकर दरवाजे की ओर देखा। गीता सामने से आती हुई दिखी, फिर खामोशी से कहीं और भागने की कोशिश करती हुई। शायद वो कोई रास्ता ढूंढ रही थी। राजवीर ने सारे रास्ते बंद कर दिए और सर्द लहजे में फाइल दिखाते हुए पूछा, क्या तुम मुझे ये सब सच बताओगी? और याद रखना, मुझे झूठ या धोखा बिल्कुल पसंद नहीं। राजवीर का लहजा बर्फीला था और आंखें आग जैसी, इतनी कि गीता भी डर गई। सामने खड़ा शख्स उसको धोखे से रोकने की कोशिश कर रहा था, जबकि अब तक जो रोज की उसकी मौजूदगी थी वो भी एक तरह का झूठ ही साबित हुई। गीता समझ नहीं पा रही थी कि कैसे बात शुरू करें ताकि उसके सर पर झूठ का बोझ हल्का हो जाए और राजवीर का रुख भी थोड़ा नरम हो। राजवीर ने उसे खामोश देखा तो आगे बढ़कर उसका हाथ कंधे पर रखते हुए उसे सोफे पर बिठाया और कहा, मुझे इस फाइल के साथ साथ ये भी बताओ कि मेरे शादी में होने के बावजूद उस दिन तुम अपने चाचा से क्यों कह रही थी कि मैं तुम्हारे लिए गैरमर्द हूँ? जवाब दो, वरना मेरा गुस्सा बेकाबू हो जाएगा। गीता राजवीर के सामने खड़ी थी, मगर उसकी जुबान उसके साथ नहीं दे रही थी। वो चाहती थी कि जमीन ही फट जाए और वो उसमें समा जाए ताकि राजवीर के गुस्से से बच सके। बस बेबसी से सिर झुकाकर वो खामोश बैठी थी। राजवीर ने बार बार सवाल दोहराया और गीता रोने लगी। उसने राजवीर को सच बताया और उसकी आंखों में 14 साल की हकीकत की झलक दिख गई। मुझे माफ कर दो, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। मैं ये सब करने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन चाचा के दबाव और अपनी बहन की गलती के चलते मेरे पास उनके कहे को मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। मेरी बहन बहुत सीधे स्वभाव की लड़की है, उसे धोखा देना पसंद नहीं था। बावजूद इसके चाचा ने आपकी और उसकी शादी करवा दी। विदाई वाले दिन अचानक वो घर से भाग गई ताकि चाचा की चाल में फंसने से बच सके, मगर वो भूल गई कि मैं भी उसकी जुड़वा बहन हूँ और चाचा के हाथ में थी। उसके गायब होने के बाद चाचा और चाची ने मुझे मजबूर किया कि मैं उसकी जगह सब संभाल लूं।
मैं भी मजबूर होकर उनकी बात मान गई। मुझे किसी तरह आपको इस फाइल पर साइन करवाना था, लेकिन बगैर किसी रिश्ते के मैं ये नहीं कर सकती थी। आपकी शादी मेरी बहन से हुई थी, तो मैं कैसे आपके करीब आ सकती थी? राजवीर खन्ना ने गंभीरता से उसे देखा। वो रोती रही। कुछ देर के बाद खामोशी के साथ उसने अपना सामान अलमारी से निकालकर सूटकेस में रखा। राजवीर ने सीने में जलती आग पर काबू पाया और सोचते हुए कमरे में लौट आया। उसने गीता को किसी भी तरह से खोना नहीं था। गीता सामान पैक करके जाने को तैयार थी। राजवीर ने उसे देखा और बोला, मुझे तुमसे बात करनी है। उसने उसे सोफे पर बैठने का इशारा किया। वो चुपचाप बैठ गई। राजवीर भी सोफे पर बैठ गया और बोला, देखो, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरी शादी किससे हुई और वो कैसी दिखती है। मुझे बस ये जानना है कि तुम्हारी मौजूदगी मेरे घर और जिंदगी में अच्छी लगती है। गीता चौंक कर बोली, मगर आप रिश्ते में मेरे बहनोई लगते हैं। मैं अब इस सच्चाई के साथ नहीं रह सकती। उसकी आंखों से आंसू उसके दुपट्टे को भी भिगो रहे थे। राजवीर ने कहा, मैं जानता हूँ, अगर मैं किसी तरह तुम्हारी बहन को तलाक दे दूं और तुमसे शादी कर लूं, तो क्या तब तुम मेरे साथ रहोगी? गीता सोच में पड़ गई। राजवीर ने आगे कहा, देखो, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हारी बहन को तलाक दे दूंगा और फिर तुम्हारे साथ शादी करूंगा। इसके लिए मुझे तुम्हारी रजामंदी चाहिए। क्या तुम हमेशा के लिए इस घर और मेरी जिंदगी में शामिल होना चाहोगी? गीता ने सिर झुकाकर हाँ में जवाब दिया। राजवीर ने अपने पिताजी रजत खन्ना को पूरी हकीकत बताई। रजत खन्ना ने अफसोस जताया और फिर विस्तार से बताया, दिलीप रॉय लालची और मुनाफाखोर इंसान है। वो अपनी भतीजियों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। इसीलिए कभी आरोही और कभी गीता को अपने साथ पार्टियों में ले जाता था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसकी भतीजियों के साथ लोग कैसा सुलूक करते हैं। अपने लालच और स्वार्थ के लिए उसने अपनी बेटियों को थाली में रखकर पेश किया। गीता को हमने तुम्हारे लिए चुना और ऐसा ही हुआ। पहले भी कुछ पार्टियों में वो ऐसा करता रहा है, लेकिन बिजनेस में किसी ने भी उसका साथ ही नहीं दिया था। उसके लालच और खुदगर्जी की कोई सीमा नहीं थी। उसने नहीं सोचा कि उसकी भतीजी, जो कि शादीशुदा थी, घर से भाग गई और फिर उसकी जुड़वा बहन को वो बिना शादी के हमारे हवाले कर दिया। ये सब जानकारी मुझे मेरे खुफिया जासूसी करने वाले आदमी ने दी है। गीता रजत की बात सुनकर बहुत शर्मिंदा हो गई थी, मगर रजत खन्ना ने आगे बढ़कर उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, अब ये हमारी बेटी है और जो सब कुछ इसका चाचा अपने स्वार्थ की वजह से करता आया है, उसके बाद इसका चुप रहना कोई बड़ी बात नहीं। वैसे मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ कि गीता अपनी बहन को चाहे तो अपने घर पर भी रख सकती है। मिसेज खन्ना भी प्यार वाले अंदाज में बोली, हाँ, हमारे घर और दिल में इतनी जगह है कि हम अनाथ और बेसहारा बच्ची को अपना घर दे सकते हैं। जब दिल साफ हो तो भगवान रास्ता दिखाता है। खन्ना परिवार के साथ भी ऐसा ही हुआ था। अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ था कि गीता को अपनी बहन आरोही के बारे में जानकारी मिल गई। अपनी बहन को लेने के लिए गीता खुद गई, मगर उसने तलाक के पेपर्स पर साइन करते हुए गीता से कहा, भले मैं मजबूरी में उस वक्त भाग गई थी और इस वजह से तुम्हें बिना शादी के दूसरों के बीच रहना पड़ा। मैं दिल से मजबूर थी। मैंने सोचा थोड़ी देर इंतजार करती हूँ, जब हालात ठंडे होंगे। मुझे नहीं पता था कि मेरी गैर मौजूदगी में चाचा तुम्हें अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब मैं खुश हूँ और चाहती हूँ कि तुम बिना किसी झंझट के अपनी जिंदगी जियो। गीता की बहन आरोही ने जाने से इनकार कर दिया। वो एक साफ सुथरे इलाके में स्कूल में टीचर थी और पास ही एक छोटे कमरे का घर किराए पर लेकर अपना गुजर बसर कर रही थी। गीता के लाख कहने पर भी वो उसके साथ नहीं गई। गीता ने आरोही और राजवीर का तलाक करवा दिया और वो वापस घर लौट आई। राजवीर ने कहा, गीता, अगर तुम्हें बुरा न लगे तो मेरा एक दोस्त है। उसकी नौकरी बहुत अच्छी है और परिवार भी साधारण लड़की को बहू बनाना चाहता है। उन्होंने कहा था कि अगर मेरी नज़र में कोई लड़की हो तो मैं बताऊं। तुम कहो तो हम आरोही से इस बारे में बात कर सकते हैं। इससे तुम्हें भी अपनी बहन की फिक्र से आज़ादी मिलेगी और आरोही का भी घर बस जाएगा। एक दिन बालकनी में चाय के साथ बारिश का मजा लेते हुए राजवीर ने कहा। गीता बोली, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। मैं जल्दी ही आरोही से इस बारे में बात करूंगी। अगर वो राजी हुई तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है, पर मैं उसे मजबूर नहीं करूंगी। और रोज बात करने पर आरोही ने कुछ दिन सोचने का वक्त मांगा। गीता को उम्मीद थी कि उसकी बहन सही फैसला करेगी।
भगवान का शुक्र है कि जिन बहनों ने सारी जिंदगी अपने पिता से दूर होकर चाचा चाची की स्वार्थ परस्ती और अन्याय झेला, अब अजय जैसे साथी का साथ पाकर आरोही पूरी तरह खुश थी। और आरोही भी अपनी बहन गीता की तरह शानदार जीवन जीने वाली थी। उन दोनों बहनों के साथ हुई ज्यादती और अन्याय का जवाब भगवान ने कड़ा दिया। रजत खन्ना ने अपने कहे के मुताबिक आरोही और गीता का दायित्व लिया और फिर दिलीप के साथ उनके पुराने बिजनेस का रिश्ता भी खत्म कर दिया। अचानक इतना बड़ा पैसा निकल जाने के बाद दिलीप और सोनी सच में सड़क पर ही आ गए। घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस सब कुछ बेचने के बाद भी वे रजत खन्ना का पैसा वापस नहीं लौटा पाए और उनके सारे कारोबार पर रजत खन्ना का कब्जा हो गया। अब उनके पास कमाई का कोई भी जरिया नहीं था, न सर छुपाने को छत। बेशक भगवान इंसाफ करने वालों में सबसे बड़ा है। तो दोस्तों, ये पूरी कहानी काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति, स्थान या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन, शिक्षा और सस्पेंस आधारित कहानी प्रस्तुत करना है। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही वीडियो को हाइप भी दें। और ऐसी ही और भी रोमांचक कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।